कैसे हैं आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड यस, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ जीएसटी विस्तार बैच। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मुझे ये पूछना है कि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं। मैम क्या होमवर्क, सिर्फ रीड क्यों करना है? सी, जिन्होंने होमवर्क किया है, जिन्होंने जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करके आए हैं, वेल डन। बट जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, देखो अगर आप डेली डेली मेरे लेक्चर में जितना मैंने पोर्शन पढ़ाया है उतना रिवाइज नहीं करोगे, बाद में ना लेक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा बट आपको एकदम फिर स्टार्टिंग से खुद से रिवाइज करना जो है वो एफर्ट ज्यादा लगेंगे, राइट? भले ये 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना, लेकिन मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मेरे साथ साथ आपका भी सेल्फ रिविजन सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कब होगा? अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो आपको भी जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आपको देना पड़ेगा ना, आपको हार्डवर्क उतना करना पड़ेगा, ठीक है? सो डेली आप रिवाइज करके आया करो। जिन्होंने नहीं किया प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, 15 मिनट्स अपनी बुक निकालो, जो पोर्शन आपने कल पढ़ा था वो रिवाइज करो, है ना? एंड उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अभी देखो ये फर्स्ट चैप्टर है, धीरे धीरे 3 4 5 चैप्टर जैसे कंप्लीट होते जाएंगे। एंड अगर आपने रिवाइज नहीं किया, बैकलॉग क्रिएट करते गए, तो सिर्फ लेक्चर कंप्लीट होगा, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, फिर मेरे साथ साथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? सो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आपके भी सेल्फ रिविजन सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट होते जाए, ताकि आपको आउट ऑफ 50 45 प्लस का जो कॉन्फिडेंस है कि हम तो इतना तो आ ही जाएगा, हमने इतनी मेहनत की है, ठीक है? सो आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो गो, जिन्होंने नहीं किया है रिवाइज करके आओ एंड देन लेक्चर को प्ले करो, ठीक है? चलो, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला पोर्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर का पेंडिंग था, जो आज अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसमें जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कौन से आर्टिकल्स है? 265, 245 एंड आर्टिकल 246। आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि नो लॉ नो टैक्स, मतलब जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आपको पावर नहीं है टैक्स लेवी करने की, टैक्स कलेक्ट करने की, तब तक आप टैक्स जो है वो लेवी कलेक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है? लॉ होना जरूरी है, ठीक है? लॉ की अथॉरिटी, आपके पास पावर होना जरूरी है, तब आप क्या कर सकते हो सर? टैक्स को लेवी कर सकते हो, देन टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज लिखी है इसमें आर्टिकल 265 में। समझ आई बात? ओके, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अंडरस्टूड? बेसिक सी बात है, जब तक पावर नहीं है आपको तब तक आप वो चीज नहीं कर सकते हो। पावर मिलनी जरूरी है, लॉ में लिखा है कि हाँ ये इस पर टैक्स बन सकता है, इस पर टैक्स लेवी किया जा सकता है, तो आप लगाओगे। ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल 265 में, ठीक है? ठीक है, अब आर्टिकल 245 में क्या लिखा है? चलो ठीक है, पावर मिल गई, अभी आप लोग क्या कर सकते हो सर? लॉ बना सकते हो, टैक्स लेवी कर सकते हो, है ना? अब अपने पास क्या है सर? एक पार्लियामेंट और एक है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है? यस। अब जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगा ना, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, करेक्ट? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, ठीक है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। लेकिन जो लॉ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर लागू होगा? वो लॉ लागू होगा सर टू दैट रेस्पेक्टिव स्टेट जिसके लिए उन्होंने लॉ बनाया है, ठीक है? अगर छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ने लॉ बनाया है तो वो छत्तीसगढ़ पे ही एप्लीकेबल होगा। समझ आई बात? ये चीज कौन से आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 245 में। ध्यान रहेगा? ओके मैम, ध्यान रहेगा। अभी जीएसटी के पर्पज से अगर अपन ये पढ़े तो अब ना आर्टिकल 246 में क्या लिखा था? आर्टिकल 246 में लिखा था कि इस पर्टिकुलर एरिया में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, इस पर्टिकुलर एरिया में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लॉ बनाएगा,
ऐसा किसमें लिखा था? 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। मतलब देखो झगड़ा होता है ना, अगर मान लो कि 2 रसगुल्ले हैं, ठीक है, हाँ जी 2 रसगुल्ले हैं। अब जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन है ना, वो लड़ाई करने लग गए, नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए, तो फिर मम्मी क्या करती है? हाफ हाफ कर देती है कि ये इसका ये इसका, अब झगड़ा नहीं होगा। तो वैसे ही ना इस आर्टिकल में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई। 3 लिस्ट में कुछ कुछ एरिया स्पेसिफिकली, जैसे एजुकेशन सेक्टर में है ना, इनकम टैक्स हो गया, फिर आपका लाइक डिफेंस सेक्टर हो गया, ऐसे कई सारे जो अलग अलग सेक्टर्स है वो बांट दिए गए, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी है ना, लैंड से रिलेटेड लॉ, ऐसे बहुत सारे जो एरियाज है, हर चीज में आपको लॉ चाहिए है ना। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बोलेगा नहीं मैं बनाऊंगा, स्टेट बोलेगा नहीं नहीं मुझे बनाना है लॉ। तो फिर क्या किया गया? एकदम सॉर्टेड अलग अलग बांट दिया गया। अभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके पास जो एरियाज दिए गए हैं आपको उसमें लॉ बनाना पड़ेगा, ज्यादा झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है मैम, ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, करेक्ट करेक्ट। अभी 3 लिस्ट बनाई गई, कौन सी लिस्ट? तो देखो सबसे पहली लिस्ट जो है वो इस शेड्यूल में थी यूनियन लिस्ट, ठीक है। फिर आपकी स्टेट लिस्ट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट में अलग अलग एरियाज थे एंड उस एरियाज में पर्टिकुलरली वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी एरियाज थे ना, उसमें सिर्फ कौन लॉ बना सकता है? सेंट्रल, या तो फिर आप पार्लियामेंट बोल सकते हो। स्टेट लिस्ट में जो एरियाज थे उसमें कौन लॉ बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। समझ आई बात? एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कुछ एरियाज थे जिसमें दोनों लॉ बना सकते मिलकर, बोथ। समझ आई बात? पक्का? ठीक है। अब जीएसटी में भी तो जीएसटी लॉ भी तो लाना है ना, जीएसटी लॉ भी तो बनाना है ना, वो कौन बनाएगा? वो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं था, फिर झगड़ा होता है ना। तो अगर जीएसटी किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, मतलब अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, किसी में तो किसी ना किसी लिस्ट में तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ा? इस आर्टिकल में इंक्लूड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करना पड़ा। इतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ लाना था एंड वो कौन बनाएगा, तो उसको अमेंड किया गया एंड जीएसटी जो एरिया है वो भी इंक्लूड किया गया इस लिस्ट के अंदर। समझ आई बात? पक्का? देखो अभी मैं आपको बताती हूँ। आर्टिकल 245 में जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि पार्लियामेंट जो है, जो लॉ बनाता है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इंडिया। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो लॉ बनाता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ठीक है। अब आर्टिकल 246 में रेस्पेक्टिव अथॉरिटी दी जाती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो टैक्स को लेवी कर पाए, ठीक है। हाँ, अभी आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में क्या दिया था? 3 लिस्ट दी थी। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ठीक है। सो इट कंटेन्स 3 लिस्ट which enumerate the matters under which the union and the state government have the authority to make the laws. ओके ओके। तो यहां पर तो मैंने बता दिया पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स, जो भी एरियाज दिए गए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा लॉ बनाने का, एंड यहाँ पर दोनों के पास पावर रहेगा लॉ बनाने का, ठीक है। अभी देखो जीएसटी तो किसी भी लिस्ट में नहीं था ना, नहीं था, तो अब क्या करना पड़ा सर? पावर टू लेवी जीएसटी हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246A of the constitution which was introduced by the constitution 101st amendment act 2016। अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा एंड आर्टिकल 246A में फिर जीएसटी आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी अगर पूछ ले, आपको पता होना चाहिए रीजन के साथ, क्या कि व्हाट इज द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। सो टू इनेबल इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, additional duties of custom, state VAT and central certain state specific taxes
है ना, into a comprehensive GST subsumed हो गए थे GST में, राइट, एंड टू एम्पावर बोथ, देखो ध्यान से, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट इट, मतलब कौन से लिस्ट में गया होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में गया होगा, ठीक है, ताकि दोनों ही लॉ बना सके, CGST, SGST, ध्यान है, यस। सो कॉन्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट हियरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज CAA वाज पास्ड, है ना, एंड इट हैज 20 sections. Newly inserted Article 279A empowering President to constitute. अब Article 279A में क्या लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट क्या बना सकता है सर, GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो GST काउंसिल जो है वो आगे अपन पूरा उसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है, ठीक है मैम। तो यहां तक आपको समझा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या जरूरत थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पेंसेशन टू स्टेट। अब ये भी मैंने आपको समझा चुका है कि कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है, तो ये CAA में कॉम्पेंसेशन वाली बात भी लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी कि कॉम्पेंसेशन टू स्टेट फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GST आने से जो भी रेवेन्यू का लॉस होता है उस स्टेट को, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो पार्लियामेंट shall by law on the recommendation of GST काउंसिल रिकमेंड करेगी कि आपको क्या करना है सर, कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना है स्टेट को फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, GST फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, ठीक है मैम। तो यहां तक क्या हमें समझ चुका है, यहां तक हमें समझ चुका है, क्या समझ चुका है कि इसके बाद GST किसी में नहीं था, करेक्ट है, तो अपने को क्या लाना पड़ा सर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, दिस इज 101st अमेंडमेंट एक्ट, गॉट इट, गॉट इट। तो अब GST भी आ गया, अभी झगड़ा भी नहीं होगा, समझ आई बात, ओके मैम। सो नीड भी अपन ने पढ़ चुका है, तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोलोगे एक बार, कौन से आर्टिकल है 3? आर्टिकल 265 जिसमें ये लिखा था जब तक अथॉरिटी नहीं मिलती आप लॉ नहीं बना सकते, आप टैक्स लेवी और कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 245 में ये लिखा था पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, टू दी होल ऑफ इंडिया, एंड जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लॉ बनाएगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, टू दैट पर्टिकुलर और रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। देन आर्टिकल 246 में लिख गई थी क्या, एक 7 शेड्यूल था जिसमें 3 लिस्ट बनाई गई थी, हर लिस्ट में जो एरियाज मेंशन थे, जो मैटर्स मेंशन थे, उस पे लॉ बनाएगा कौन, या तो पार्लियामेंट अगर यूनियन लिस्ट पे है, या तो स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि अगर स्टेट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बनाएंगे मिलकर, ठीक है। बट GST था क्या किसी में नहीं, इसके लिए क्या लाना पड़ा, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, अंडरस्टूड, उसमें कॉम्पेंसेशन के बारे में भी चीजें लिखी गई थी, गॉट इट, यस मैम, गॉट इट। तो अब आर्टिकल 246A जो अपन ने पढ़ रखा है जिसमें अमेंड होके आया था, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST, इट इज अ न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल, ठीक है, उस टाइम पर, यस मैम। अच्छा, अब इसके बाद जितने भी आर्टिकल्स है एकदम रीड आउट वाले हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि मैम ये सारी चीजें याद करनी है, क्या नहीं, अपना रेगुलर बैच है, अपन पढ़ाई सब चीज सब सारा कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज याद नहीं करनी है, तो सिर्फ दिमाग खोल के सुनते जाओ, ठीक है, ठीक है। Notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, Parliament and subject to Clause 2, the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by union or by such state. तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल होगा जो, एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के पास पावर रहेगा कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकती है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो अपन ने पहले पढ़ रखा था। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि जब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होता है, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट के पास, यहां पर मैं ऐसे लिख देती हूं, पार्लियामेंट के पास जो है ना वो एक्सक्लूसिव पावर है, किस चीज की एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, in respect of interstate trade or commerce,
आई बात समझ में? तो जब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होता है, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन लॉ बनाएगा? किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है? स्टेट के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास ही वो एक्सक्लूसिव पावर है। ठीक है, यस, तो यहाँ पर वो चीज लिखी है। ठीक है, अब आर्टिकल 248 अमेंडेड है, तो इट ग्रांट्स द रेसिड्यूरी पावर्स टू पार्लियामेंट, वही लिखा है, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर which is not enumerated in the concurrent list or state list. Obviously पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि जो चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दी गई है, स्टेट लिस्ट में नहीं दी गई है, तो उसका लॉ उस पर्टिकुलर एरिया के रिस्पेक्ट में लॉ कौन बनाएगा? उसका पावर किसको दिया गया है? रेसिड्यूरी पावर पार्लियामेंट को। ठीक है, जितना भी बचे कुचे एरियाज है, बचे कुचे मैटर्स है, द रिमेनिंग मैटर्स अपार्ट फ्रॉम कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, उस रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है, सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग अ टैक्स व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन आइदर ऑफ दोस लिस्ट। समझ गए? यस। अच्छा, this article has been amended and now this power has been subjected to article 246A because देखो article 246 में GST इंट्रोड्यूस हुआ है, right? So namely the power to make laws with respect to GST, it is to be imposed by both. इसमें झगड़ा मत करना कि पार्लियामेंट ही सिर्फ लॉ बनाएगा, नहीं, ये दोनों ही लॉ बनाने वाले हैं, सेंटर एंड स्टेट। इट इज अ काइंड ऑफ दैट कॉन्करेंट लिस्ट जैसे दोनों लॉ बनाते हैं वैसा। ठीक है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट in the national interest or in case of emergency extended to GST provided under article 246A। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल के साथ। देखो इसका मतलब क्या होता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स दिए गए हैं, क्या उन मैटर्स पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है क्या? सो देखो, वैसे इन जनरल जो लिस्ट में जो स्टेट लिस्ट में मैटर्स है उसका सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती, पार्लियामेंट नहीं बना सकती। लेकिन इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट और इन केस ऑफ इमरजेंसी, पार्लियामेंट के पास भी पावर दिया गया है टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू द एरियाज और मैटर्स विच इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अभी फॉर एग्जांपल कुछ मैटर्स जैसे कि लैंड, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये दिया गया है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अब पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन दीज मैटर्स, व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, ओके, बट अगर ये मैटर्स मान लो कुछ नेशनल इंटरेस्ट में हो या फिर इमरजेंसी के केस में कुछ लॉ बनाना पड़े, तो उस केस में पार्लियामेंट के पास पावर दिया जाता है टू मेक द लॉस। कब? जब राज्यसभा, दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अगर वो एक रेजोल्यूशन पास करती है, एंड जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो वोटिंग भी लगेगी, मेंबर्स जो वहां पर प्रेजेंट है ना, तो अगर वोटिंग if it is supported by not less than 2/3 of the members present and voting, उस केस में वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा एंड जो है पार्लियामेंट के पास पावर मिलेगा लॉ बनाने का। किन मैटर्स पर? जो स्टेट लिस्ट पर गिवन है। अभी एग्जांपल देखो, मान लो स्टेट लिस्ट का मैटर है पब्लिक हेल्थ, मान लो क्या है, ठीक है। अब सपोज एक नेशन वाइड एपिडेमिक हुआ विच इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, है ना, एंड अगर कुछ ये जो एपिडेमिक है, कुछ एक पर्टिकुलर डिसीज है जो मल्टीपल स्टेट्स पर फैल रही है, तो अगर डिफरेंट स्टेट लॉ बनाएंगे तो कंफ्यूजन होगा, करेक्ट है। तो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया, है ना, दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट पार्लियामेंट शुड रेगुलेट पब्लिक हेल्थ मेजर्स यूनिफॉर्मली, एक सिमिलर यूनिफॉर्म सेम लॉ बनाया जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो रिजल्ट क्या निकला कि पार्लियामेंट कैन इनेक्ट अ सेंट्रल लॉ ऑन पब्लिक हेल्थ इवन दो पब्लिक हेल्थ इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। गॉट इट पक्का? ठीक है। तो इसी तरीके से चाहे नेशनल इंटरेस्ट में हो, चाहे इमरजेंसी के केस में कोई लॉ बनाना हो, है ना, तो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है एंड अगर वो पास हो जाता है तो पार्लियामेंट के पास पावर आता है क्या करने का सर? लॉ बनाने का। वैसे ही इसमें क्या आ गया सर? जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है, इसीलिए आर्टिकल दिया गया है। समझ आई बात? देखो क्या लिखा हुआ है,
that Article 249 grants the Parliament the power to make laws with respect to a matter in the state list in national interest in case जहां पर Council of States मतलब कौन सर, राज्यसभा, ठीक है, has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting on any matter enumerated in the state list. ठीक है, similarly Article 250 it grants the Parliament the power to make laws with respect to any matters enumerated in the state list इमरजेंसी के केस में, ठीक है. एंड आर्टिकल 249 और 250 अमेंड हुए हैं ताकि पावर मिल सके पार्लियामेंट को टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी provided under Article 246A also along with the matters in the state list in the national interest or in case of emergency. तो पार्लियामेंट के पास जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने का भी पावर ग्रांट होता है. ठीक है, ठीक है, ये समझ आई आपको बात पक्का. एंड एग्जाम्पल्स आई होप ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ठीक है, ठीक है. नाउ आर्टिकल 268A क्या बात करता है सर? इट एम्पावरिंग द यूनियन टू लेवी सर्विस टैक्स ओमिटेड. ऑब्वियस सर्विस टैक्स जो है वो ओमिट हो चुका है. सर्विस टैक्स वाज लेविड इन 1994 अंडर द रेसिडुअल 97 ऑफ यूनियन लिस्ट. नाउ आर्टिकल 268A was inserted by the Constitution 88th Amendment Act 2003 to usher in service tax under a separate entry, and however it was not notified ever since. So this आर्टिकल हैज बीन ओमिटेड. तो ये आर्टिकल ओमिट हो चुका है. मैं बता रही हूँ सिर्फ ये रीड आउट वाला चीज है. ठीक है, ठीक है. नाउ आर्टिकल 269A क्या बात करता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. मैंने क्या बताया था? इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव पावर किसके पास दिया गया है? पार्लियामेंट के पास दिया गया है. मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? लेवी करेगी, कलेक्ट करेगी इंटर स्टेट सप्लाई के केस में टैक्स. ठीक है, देन वो कलेक्ट करने के बाद अपोर्शन कर देगी उस रिस्पेक्टिव स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के पास. ठीक है, ठीक है. सो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाईज in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the states in the matter as may be provided by parliament by law on the recommendation of GST council. GST council recommend करेगी एंड पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है एंड देन अपोर्शन करेगा उस मैनर पे जो भी GST काउंसिल प्रिस्क्राइब करती है. ठीक है, ठीक है. अभी ध्यान रखना कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी, है ना, शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स. तो ध्यान रखना हमेशा किस चीज का मैम, कि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है. किसमें इंक्लूड होता है? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होता है. मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उस रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. ठीक है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही मानते हैं, इंटरस्टेट ही मानते हैं. ठीक है. नाउ द अमाउंट अपोर्शनड इन द स्टेट अंडर क्लॉज 1 शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. जो भी अमाउंट अपोर्शन होता है स्टेट के पास उसको अपन इंडिया के कंसोलिडेट फंड का पार्ट नहीं मानेंगे. समझ आई बात? तो ये चीजें दी हुई है बस, और ज्यादा कुछ ध्यान देने की बात नहीं है. लास्ट में क्या लिखा हुआ है देखो, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई. पार्लियामेंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेगा, प्रोविजंस बनाएगा ताकि पता चल पाए कि कहां पर जो है वो टैक्स जाना चाहिए एंड इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के केस में किस तरीके से अपॉर्चमेंट होगा. ठीक है, ठीक है मैम. तो ये चीजें आपको समझ आती है पक्का? डन, ओके. नाउ आर्टिकल 270 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. Article 270 amended to provide for distribution of the GST between center and states by order of the president after considering recommendations of the finance commission. जैसे फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगी, ठीक है, एंड बाद में पता चलेगा कि किस तरीके से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. अभी तक हमने जो पढ़ा क्रक्स यही है कि वही पार्लियामेंट लॉ बनाएगी फॉर इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड देन अपॉर्चनमेंट किया जाएगा उस टैक्स का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. ठीक है, ठीक है मैम. फिर आर्टिकल 271 है, क्या करता है सर? एम्पावर पार्लियामेंट टू इंक्रीज एनी ऑफ द ड्यूटीज टैक्सेस रेफर्ड टू इन आर्टिकल 269 और 270. पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो ड्यूटीज का जो रेट है वो इंक्रीज कर सकती है. ठीक है, एंड इट फर्दर प्रोवाइड्स दैट
surcharge is not shareable and remains with the center and now this article amended to exclude GST from its purview। मतलब यहाँ पर जो सरचार्ज है वो बताया गया है कि इट इज नॉट शेयरेबल एंड वो सेंटर के पास ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जीएसटी भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, जीएसटी को आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। सर डेफिनेशंस ऑफ जीएसटी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में सर्विसेज हो गया, स्टेट हो गया, बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, वो अपन फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड लास्ट आर्टिकल रीड आउट आर्टिकल 286 imposing restrictions as to imposition of tax on the sale of purchase of goods amended। मतलब आर्टिकल 286 जो है वो रिस्ट्रेन करता है स्टेट को कि वो इंटर स्टेट केस में लॉ नहीं बना सकती। अब उसमें इनडायरेक्टली बोला गया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में जो आउटसाइड द स्टेट सेल परचेस होता है उसमें कौन लॉ नहीं बना सकता, स्टेट लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। And consequently, state have no right to impose GST on interstate supply of goods or services or both, and it will be levied by the union government under Article 269A as mentioned earlier। घुमा फिरा के वही चीज वही क्रक्स मेंशन किया गया है, समझ आई बात, ठीक है। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप रीड कर लेना, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ठीक है मैम। अब कम टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है एमसीक्यू में भी हो सकता है कई बार पूछ ले, ठीक है। चलो जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में हमने ऊपर पढ़ा था, अब आप आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो कौन बनाता है, देखो आर्टिकल में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनाता है जीएसटी काउंसिल, a joint forum of center and states namely GST council, ठीक है। and the provisions related to GST council came into force on 12 September 2016 and president जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था GST council on 15 September 2016, ठीक है, ठीक है। अब GST council में कितने लोग होते हैं, चलो अगर आप लोग मेरे साथ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। जीएसटी काउंसिल कौन कॉन्स्टिट्यूट किया है सर, प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ओके मैम। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ कितने लोग, तो देखो सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होने वाला है सर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो है चेयरपर्सन, ठीक है, किसकी, जीएसटी काउंसिल की। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये है चेयरपर्सन, ठीक है, पहला। फिर दूसरा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मिनिस्टर, स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू मतलब पहली बात हो गई कंट्री लेवल पर, ठीक है। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस वो भी जीएसटी काउंसिल का मेंबर है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टेट रेवेन्यू और फाइनेंस, स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, ये भी कौन है सर, ये नॉर्मल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और कितने मेंबर्स रहेंगे सर, और देखो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर्स। मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितने भी स्टेट से उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या नॉमिनेट करेगी सर, वो नॉमिनेट करेगी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन या फिर कोई भी अदर मिनिस्टर, ठीक है। तो आप यहां पर डायरेक्टली लिख देना मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके, ओके मैम, समझ आई बात,
पक्का? ठीक है, तो देखो कितने मेंबर्स हो गए, अगर आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ पर मेंबर्स होते हैं ये 2, और अब अगर अपन इनको मिला ले तो यहाँ पर होते हैं टोटल 31। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 3 यूनियन टेरिटरीज है उसको भी हम क्या मानते हैं? स्टेट मानते हैं। समझ आई बात? हाँ मैम समझ आ गई, याद आ गया, आपने मुझे बताया था। ठीक है, सो टोटल मेंबर्स आर देयर 33 ऑफ जीएसटी काउंसिल, जिसमें चेयरपर्सन कौन होने वाला है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब ये जो है ना सर, टोटल 31 मेंबर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब इतने सारे जो मिनिस्टर्स है ये आपस में एक पर्सन नॉमिनेट करेंगे, वोट करेंगे जिसके लिए, एंड चूज वन अमंग्स देमसेल्व्स टू बी द वाइस चेयरपर्सन। अब इनमें से चूज किया जाएगा कि वाइस पर्सन कौन है। चूज वन अमंग्स देमसेल्व्स, कौन होगा वो? वाइस पर्सन। समझ आई बात? यस, ओके, यस। तो ये जो मेंबर्स है ये सब डिस्कशंस करते हैं, काउंसिल मीटिंग्स होती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती है, एंड काफी सारे मैटर्स पर ये अपना रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज में हम जो है हमें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। ठीक है, जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट। सबसे पहला, कितना टैक्स लगने वाला है? टैक्स, सेस, सरचार्ज levied by union, state and the local bodies which may be subsumed in the GST। जीएसटी में कितने टैक्स, कितने सेस, कितने सरचार्ज सबस्यूम्ड हो गए हैं। ठीक है, जो कौन लेवी करता था? यूनियन और स्टेट। वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, पहला। फिर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या, कहा, मतलब कौन से गुड्स और सर्विस पर जीएसटी लगेगा, कौन से में एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला तो क्या क्या सब्स्यूम्ड होगा, दूसरा क्या एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ जीएसटी, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है कि किस तरीके से आपका टैक्स जो है वो अपॉर्शन होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडर आर्टिकल 269A। अब देखो आपको सारे आर्टिकल्स भी पता है किसमें क्या लिखा हुआ था। ठीक है, ओके, तो ये भी रिकमेंड करेगी अपॉर्शनमेंट वाली बात। फिर क्या रिकमेंड करेगी? थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच जीएसटी में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस में भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, ठीक है। फिर क्या रिकमेंड करेगी? ये था आपका टर्नओवर। फिर आपका रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद बैंड्स ऑफ जीएसटी, कितना मिनिमम रेट जीएसटी का लगना चाहिए। फिर स्पेशल रेट, कब स्पेशल रेट लग सकता है सर? ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर, क्योंकि अगर एडिशनल रिसोर्सेस आपको रेस करने हैं तो पैसे ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो रेट्स को रिवाइज किया जा सकता है, स्पेशल रेट लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। फिर आता है सर आपका स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाने का रिकमेंडेशन कौन देगा? जीएसटी काउंसिल देगी। ठीक है, एंड कोई भी अदर मैटर रिलेटेड टू व्हाट? जीएसटी as the council may decide। and last one, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसमें टेम्पररीली जीएसटी नहीं लगता, आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी है, लेकिन जीएसटी कब से लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच द जीएसटी काउंसिल शैल रिकमेंड। ठीक है, डन। तो ये थे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या कुछ हार्ड था क्या इसमें? कुछ मुश्किल नहीं था। आप खुद से भी एक बार रीड करोगे, रिवाइज करके आओगे तो आपको एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में। समझ आई बात? ओके मैम। नाउ while discharging the functions conferred by this article, GST Council shall be guided by the need for the harmonized structure of goods and services tax and for the development by a harmonized national market of goods and services। One nation, one market। ठीक है, अच्छा, अब आता है important thing and a little bit confusing। तो देखो, क्वोरम पता है आपको क्या होता है? अगर आपने लॉ की क्लासेस कर चुकी होगी तो आपको पता होगा कि क्वोरम मतलब मिनिमम लोग अगर आएंगे तो अपन मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एक बेसिक मतलब कि यार अगर एक बंदा आया है उसमें हम क्या मीटिंग कर लेंगे? नहीं, एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट हो तो हम मीटिंग स्टार्ट करें। तो जीएसटी काउंसिल में भी मीटिंग्स होती है, तो क्वोरम कितना होना चाहिए? मतलब कितने मेंबर्स प्रेजेंट है तो अपन मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अगर अपन कैलकुलेट करते तो टोटल 33 मेंबर्स है, करेक्ट? 2
एक चेयरपर्सन, एक मेंबर और एक बाकी जितने भी स्टेट्स के मिनिस्टर्स है वो, तो टोटल 33 मेंबर्स आर देयर, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 17 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स करो, हाफ कितना होगा सर 33 का, 33 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 16.5। अब आधा इंसान तो नहीं आ सकता, तो राउंड ऑफ करके 17 मेंबर्स अपन निकालते हैं जो कि क्वोरम रहने वाला है, ठीक है। ओके मैम, अब the GST Council shall determine the procedure in the performance of its functions, and every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present in voting। प्रेजेंट भी है, वोट भी करना चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट है वोट ही नहीं करे तो उसको काउंट नहीं करना है। ओके, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ एंड उसके थ्रू ये कंसेप्ट समझाती हूँ। सो देखो, क्वोरम आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, क्वोरम कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। डिसीजन कब ले पाएंगे सर, डिसीजन कब ले पाएंगे, जब 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स मिलेगा ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 3/4 मतलब अपन मानते हैं इसको 75%, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे वेटेड वोट्स, किसका वेटेड वोट्स, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर्स रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर्स रहेंगे कोरम में, जीएसटी काउंसिल में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए 1/3, दैट इज 33.33%, एंड स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए 2/3, दैट इज 66.66%, ठीक है। ओके मैम, अब एग्जाम्पल लेते चलो। मान लो सारे की सारे मेंबर्स आ गए, जितने जीएसटी काउंसिल में थे सब आ गए, तो अब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वोरम कितना है 33, विच इज मोर देन 17, जो अपन ने क्वोरम निकाला था हाफ होना चाहिए, तो 33 है, ठीक है। सेंट्रल के 2 लोग हैं एंड स्टेट के 31 लोग हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ डिसीजन जो है वो पास करना पड़ेगा, डिसीजन लेना होगा, तो उसके लिए वोटिंग हो रही होगी, जिसमें सेंट्रल के जो 2 लोग थे दोनों ही अगेंस्ट में, फेवर में 0, फेवर में कोई नहीं था, ठीक है। अब स्टेट के जो 31 थे मेंबर्स, अगेंस्ट में कोई नहीं था, सब फेवर में थे, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता है कि मैम 3/4 जो है उतना वोट तो मिलना चाहिए किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए। तो क्या हमें मिल रहा है क्या 3/4, चलो चेक करते हैं। 31 टोटल स्टेट्स के थे मेंबर्स, टोटल 33 थे। आप ऐसे निकालोगे कि हमको जितने नंबर ऑफ वोट्स मिले, टोटल कितने थे मेंबर्स, तो 31 डिवाइडेड बाय 33, तो 93.9393% वोट्स मिले हैं फेवर में, विच इज मोर देन 75%। इसका मतलब क्या ये डिसीजन पास हो सकता है, मैम दिख तो रहा है हो सकता है, बट समझ गलत आ रहा है आप लोगों को, ये पास नहीं हो सकता, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्टली कैसे निकालेंगे, हमने ये पढ़ा ना कि वेटेड एवरेज होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वोट होगा वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 33.33% ऑफ देयर टोटल वोट्स और देयर टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड स्टेट गवर्नमेंट का कितना होना चाहिए 66.66%, है ना। तो ये मैं निकालना सिखाती हूँ। देखो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, एकदम मैथमेटिक्स जो हमने 12th 11th में पढ़ा था। तो देखो आपको पता है कि सेंट्रल का कितना होना चाहिए 33.33% वोटिंग, एंड स्टेट का कितना होना चाहिए 66.66% वोटिंग, ठीक है। अब अगर अपने को निकालना है तो वेटेड एवरेज पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालते हैं, उन्होंने कितना वोट किया है, टोटल होना चाहिए 33.33% वोटिंग का। टोटल कितने लोग हैं, 2 मेंबर्स है, 2 मेंबर्स में से हाँ कितनों ने बोला है, मतलब फेवर में कितने हैं 0, मतलब सेंट्रल के साइड से तो कोई वोट आया ही नहीं है ना, नहीं आया है, फेवर में तो 0 थे। अब स्टेट गवर्नमेंट में देखते हैं, उनमें चाहिए कितना 66.66% वोटिंग चाहिए, 2/3, ठीक है। टोटल है कितने लोग स्टेट में 31, फेवर में कितने हैं 31, तो स्टेट के साइड से हमें सिर्फ वोट कितना मिला है 66.66% वोटिंग मिला है, बट ओवरऑल भी देखना है और वेटेड एवरेज भी करके देखना है। तो जो 75% है वो ज्यादा है एंड 66.66% कम है, तो क्या ये डिसीजन पास हो सकता है क्या, नो इट कैन नॉट बी पास्ड। 66.66% वोटिंग इज लेस देन 75% जितना होना चाहिए, तो डिसीजन कैन नॉट बी पास्ड। आई बात समझ में,
गॉट माई पॉइंट? ठीक है, ऐसा किया जाता है। समझ आई बात? और आप ही सोचो ना, मतलब सेंट्रल के दोनों अग्री नहीं कर रहे, तो मतलब सिर्फ अपन मैथ्स का कैलकुलेशन करके क्या डिसीजन पास कर देंगे क्या? नहीं ना। तो अगर सेंट्रल के दोनों अग्री नहीं कर रहे हैं और स्टेट के भले ही सब अग्री कर गए हो, तो भी क्या अपना डिसीजन पास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ आई बात? पक्का? ठीक है मैम, समझ आ गई। चलो, अब मैं आप लोगों को एक और सॉल्व करवा लेती हूँ, उसके बाद मैं एक होमवर्क दूं। होमवर्क मतलब मेरे साथ सॉल्व कर लेना, मैं आप पॉज कर देना एंड देन सॉल्व करना, ठीक है? वो आपको करना रहेगा। तो अब क्वोरम अपन मान लो मानते हैं 25 लोग प्रेजेंट आए, ठीक है? आ गए जीएसटी काउंसिल में। फिर अभी अपने को क्या लेना है? डिसीजन लेना है, ठीक है? तो डिसीजन लेने के लिए आप अगर देखोगे तो 25 में से कुछ सेंट्रल के होंगे, कुछ स्टेट के होंगे, ठीक है? अभी सेंट्रल के जो है 2 लोग, दोनों ही है फेवर में, बाकी अगेंस्ट में कोई नहीं है, ठीक है? स्टेट के जो 23 है टोटल बचे हुए, उसमें से 20 मान लो फेवर में है और 3 मान लो अगेंस्ट में है ना? नाउ आई वॉन्ट यू टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वोटिंग एंड टेल मी द आंसर कि कैसे, कितना वोट, क्या डिसीजन पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलो निकालो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी, है ना? पॉज कर देना, ठीक है? बट खुद ट्राई करना, आलस मत करना। मैम ये कैसी बात कर रहे हो आप? हम आलस क्यों करेंगे? हमने आपको पैसे दिए ना, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हमको पास भी तो होना है, राइट? यस। चलो मैं बताऊं अब आंसर, तो देखो अब ये तो आपको समझता होगा कि सेंट्रल से चाहिए हमें 33.33% का वोटिंग और स्टेट से चाहिए हमें 66.66% का वोटिंग और ओवरऑल 75% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो कई बच्चों ने गलती मान लो वापस से दोबारा दोहराई होगी। कौन सी गलती की? देखो फेवर में सेंट्रल से 2 लोग हैं, फेवर में स्टेट से 20 लोग हैं, मतलब 22 ने फेवर में वोट दिया है टोटल 25 में से। तो ये कितना परसेंटेज हो गया मैडम? ये तो 88% समथिंग हुआ, मतलब विच इज मोर देन 75%। वापस से गलती मत करना, ऐसे नहीं निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज निकाल के दिखा देते हैं। कैसे निकालोगे? सेंट्रल का 33.33%, करेक्ट? टोटल कितने लोग हैं सेंट्रल में? 2। क्या दोनों ने यस बोला है? हाँ जी, दोनों ने यस बोला है। तो यहां से तो हमें 33.33% का वोटिंग मिल गया। स्टेट में चेक कर लेते हैं, स्टेट में कितने लोग हैं सर? अपने को चाहिए इतना वोटिंग, ठीक है? टोटल स्टेट में है 23 एंड मिला है वोट फेवर में 20 मेंबर्स से। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 66.66% डिवाइडेड बाय 23 इंटू 20, सो कितना आ रहा है? 57.9652%। नाउ एडेड 33.33% से, सो क्या ये आपका जो है वो 75% से ज्यादा आ रहा है? यस यस आ रहा है। तो क्या डिसीजन पास हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ये फुलफिल कर रहा है जो प्रोविजन में लिखा था, अब डिसीजन पास हो जाएगा जीएसटी काउंसिल में। हो इतना डिटेल में मैंने समझाया है तो अब तो समझ आना ही चाहिए और आ ही गया होगा, ठीक है? ठीक है, और ये नोट्स आपको किधर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है? ओके मैम, समझ गए। नाउ कम टू the paragraph which is written here, जो अब आपको एकदम इजीली समझ आ जाएगा कि the vote of central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast and state government का जो है वो अपने को चेक करना है कि कितना होना चाहिए, weightage of 2/3 of the total votes cast, ठीक है? in that meeting, ओके ये भी कंप्लीट। अभी यही दूसरा टॉपिक क्या है? नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शेल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ, मतलब जीएसटी काउंसिल का कोई भी एक्ट या फिर प्रोसीडिंग्स को आप इनवैलिड नहीं बोल सकते हो सिर्फ इन छोटी मोटी रीजंस के कारण। कौन से रीजंस है? इफ
इन और एन डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उसका सही से नहीं जमाया है, मतलब कितने कौन से मेंबर्स आने चाहिए, है ना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उसको बनाना है, उसमें अगर छोटा मोटा कोई डिफेक्ट है तो इनवैलिड नहीं करना है, ठीक है। या फिर कोई भी वैकेंसी और कोई भी डिफेक्ट हुआ इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के मेंबर के अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट रहा, है ना, वैकेंसी छूट गई एंड देन कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको इनवैलिड नहीं बोला जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है विच इज नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, जो केस का कोई ऐसे इफेक्ट नहीं कर रहा है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा है उसका, तो अपने को उसको इनवैलिड नहीं बोलना है, ठीक है, ठीक है मैम। फिर जीएसटी काउंसिल शेल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, है ना, तो वो कौन सॉल्व करेगा, जीएसटी काउंसिल सॉल्व करेगी। अब किसके बीच डिस्प्यूट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बीच, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड, दोनों स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट हो रहे हैं, या फिर बिटवीन टू और मोर स्टेट्स अराइजिंग आउट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल और इंप्लीमेंटेशन देयर ऑफ, तो कौन सॉल्व करेगा, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, ठीक है मैम। देन आर्टिकल 368 अमेंडेड लास्ट एंड देन योर चैप्टर फिनिश्ड, इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलो, आर्टिकल 368 हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड आर्टिकल 279A, ये अमेंड हुआ है ताकि इसमें क्या इंक्लूड हो सके, आर्टिकल 279A ऑल्सो विद इन इट्स पर्व्यू एंड कॉन्सिक्वेंटली, अगर 279 किसके रिलेटेड है सर, जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी रेटिफिकेशन करना है तो जो है ना क्या होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वोट होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में, एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू मेक एनी अमेंडमेंट। गॉट इट मैम। तो हमारा पूरा चैप्टर हमने एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर रखा है, एक्सेप्ट एक चीज, कौन सी चीज मैम, ये वाली मैं बताती हूँ, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगी। इसके अलावा सारी चीजें हमने कवर कर चुकी है इस चैप्टर में, ठीक है। सो आई होप हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होगा, बेस आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या क्या आर्टिकल्स में लिखा है ना, क्या प्रोविजंस हमने सेक्शंस में पढ़े हैं, क्यों जीएसटी आया है, सारी चीजें, ठीक है। सो ये वाले नोट्स भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे फॉर क्विक रिवीजन, तो आप लोग इस नोट्स को भी रेफर कर सकते हो, अगर आपको अपने भी नोट्स कुछ बनाने हैं, स्क्रिबल करना है, फॉर दैट यू कैन रेफर टू दिस नोट्स आल्सो, ठीक है। अब क्या करेंगे मैम, नाउ विल डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। चल, सो स्टार्ट करते इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना। फर्स्ट अपन करने वाले हैं टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स, देन स्टडी मेट के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। चलो, पहला अपना टॉपिक रहने वाला है इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब विद इन द सेम स्टेट सप्लाई, एंड सेम स्टेट सप्लाई जब होता है तो उसमें डुअल जीएसटी लगता है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, ए ने बी को क्या किया सर, गुड्स या सर्विस सप्लाई किया, मान लो उसकी वैल्यू 10,000 है, जिसमें 18% जीएसटी का रेट लगा है, मतलब 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ठीक है। तो टोटल 11,800 जो है वो चार्ज किया गया है बी को फॉर द लोकल सप्लाई गुड्स और सर्विस, ठीक है। अभी 11,800 जो है वो बी पे करेगा ए को, ठीक है, एंड ए फिर क्या करेगा, इट विल बी रेमिटेड बाय ए टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब 900 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में एंड 900 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में, ठीक है। एंड क्योंकि ए जो है वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है गुड्स और सर्विस का, उसके पास कोई क्रेडिट भी नहीं रहने वाला सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी का, ठीक है, जो मैंने आपको ये कंसेप्ट पहले ही बता रखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ठीक है। आगे और अच्छे से उसका पूरा चैप्टर आईटीसी का, वहां पे तो पर पढ़ेंगे, बट बेसिक आपको पता है कि आईटीसी क्या होता है, ठीक है, ठीक है मैम। अब आते हैं सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय बी टू सी। अच्छा, ए ने बी को बेचा एंड बी ने फिर सी को कुछ गुड्स और सर्विस सेल किए, ठीक है। अब बी ने जब सी को बेचे होंगे तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो ऐड करेगा, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, वैल्यू एडिशन है 20% का, ठीक है। तो देखो अब यहां पर ए ने जब बी को बेचा था तो बी ने 1800 का जीएसटी पे किया था, 900, ठीक है। एंड जब बी आगे सी को सेल करेगा, ठीक है, जब बी आगे सी को सेल करने वाला है तो यहां पर सी क्या करेगा, इसको वैल्यू प्लस टैक्स देगा, एंड फिर ये जो टैक्स है वो बी आगे गवर्नमेंट को जमा करेगा, ठीक है, रेमिट करेगा। तो ये 1800 जो बी ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को
बी ने ऑलरेडी जमा करवा चुका है, तो क्या उसका क्रेडिट मिल जाएगा? बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगा, इसका आईटीसी बी को मिल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा है? बी विल अवेल क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विच इज पेड बाय हिम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज and will utilize such credit for being set off against the CGST and SGST payable on the supply of goods service made by him to C। तो उसने जो इनपुट लिया था ए से, उसने किसने? बी ने जो इनपुट लिया था उसमें उसने टैक्स दिया था 1800 का ए को, ठीक है। अब जब आगे वो सी को बेच रहा है गुड्स, तो सी ने भी क्या किया होगा? टैक्स पे किया होगा बी को, एंड जो बी है वो उस टैक्स को गवर्नमेंट को आगे पे करेगा, ठीक है। एंड देन उसके पास उसको क्रेडिट मिल जाएगा 1800 का, जो उसने ए को ऑलरेडी पहले स्टेज पे पे किया था, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू चार्ज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कितना? 10,000 इंटू 120%, क्योंकि 20% का वैल्यू एडिशन था, ठीक है। अब इसमें 18% जीएसटी लग रहा है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, ओके। तो टोटल 14,160। अपन कंप्यूट करते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी कितना पेबल है बाय बी टू द गवर्नमेंट। अभी देखो, पेबल मतलब वो कितना पे करेगा, और पेबल हमेशा किसमें होता है सर? आउटवर्ड सप्लाई में, ठीक है। तो पेबल कितना है? सीजीएसटी का 1080, एंड आपको मैंने बताया कि जो 1800 था, लाइक 900 सीजीएसटी 900 एसजीएसटी, उसमें से 900 का क्रेडिट उसको मिल जाएगा फॉर सीजीएसटी और 900 का क्रेडिट उसको मिल जाएगा फॉर एसजीएसटी, है ना। तो देखो पेबल था 1080, बट क्रेडिट मिल जाएगा 900 का, तो सिर्फ पेबल कितना रहेगा? नेट 180, 1080 माइनस 900, ठीक है। ठीक है मैम। सेम वे गोज विथ एसजीएसटी पेबल, एसजीएसटी पेबल 1080 एंड क्रेडिट मिल जाएगा उसका 900 का, तो फिर नेट एसजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रहेगा? 180 रुपीज, ठीक है। ठीक है मैम, समझ गए हम। अच्छा, रेट्स ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी हैव बीन अज्यूम्ड टू बी 9% ईच फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ओके। गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू हुआ? तो गवर्नमेंट को जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना हुआ रेवेन्यू और स्टेट गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू हुआ? तो जो सप्लाई किया था ए ने बी को, ए ने जब बी को सप्लाई किया था तो 900 गया था गवर्नमेंट के अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 900 गया था, ठीक है। फिर जब सेकेंड सप्लाई हुआ फ्रॉम बी टू सी, इधर तो क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया ना, तो फिर नेट गवर्नमेंट के पास पैसा कितना गया? 180 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 180 स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फिर टोटल में अपन अगर देखते हैं तो 1080 विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट एज अ रेवेन्यू और इट इज अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है अपन ने, और वही पूरा हमने इस पूरे चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा है कि वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है। अगर आप देखेंगे कि वैल्यू एडिशन इधर कितना हुआ है, ये देखो 12,000, तो कैलकुलेटर में आप अगर लिखो वैल्यू एडिशन कितना है 2000 का, पहले 10,000 था, 20% वैल्यू एडिशन, 2000 का 9% करो 180, तो सिर्फ 180 गया गवर्नमेंट के पास एंड टोटल में 1080। अभी अगर आप 12,000 का 18% करते हो या फिर 9% करते हो तो 9% कितना आएगा? 1080। ओके ओके मैम, क्या कंसेप्ट पूरा दिमाग देखो, फर्स्ट चैप्टर में मैं टाइम लगा रही हूँ क्योंकि आपका मुझे बेस क्रिएट करना है, फिर धीरे से एक बार फ्लो बन गया ना, फिर मैं मतलब 5 मिनट ना बोल के 2 मिनट भी उस कंसेप्ट को समझाऊंगी ना, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बट वो फ्लो बनाना जरूरी है, वो बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, ठीक है। ओके मैम, ये था इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब अपन करते हैं बात इंटर स्टेट सप्लाई की। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब डिफरेंट स्टेट सप्लाई, ठीक है। मतलब जैसे छत्तीसगढ़ से सप्लाई हो रहा है किधर, महाराष्ट्र में, तो डिफरेंट स्टेट सप्लाई हुआ, है ना। क्या वहां पर एसजीएसटी आईजीएसटी लगता है? क्या नहीं, वहां पर तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगता है? क्या नहीं, वहां पर आईजीएसटी लगता है, ठीक है। ठीक है मैम, चलो एग्जाम्पल करते हैं इसका। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1। अच्छा, ये तो दोनों सेम स्टेट है, मतलब इसमें तो सी और एस लगेगा, राइट। तो वैल्यू कितनी चार्ज की गई है? 10,000, वही 900 900 11 800, ठीक है। तो यहां पर बात की गई है x टू y, ऐसी था ना, बाय x टू a, ठीक है। x फर्स्ट स्टेट सप्लायर है एंड इसलिए इसके पास कोई क्रेडिट नहीं रहने वाला। अच्छा, फिर आया a ने आगे सप्लाई किया किसको? b को। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय a ऑफ स्टेट 1 टू b ऑफ स्टेट 2, ये आई ना बात
डिफरेंट स्टेट्स की, जिसमें वैल्यू एडिशन है 20% का। तो 12,000 एंड क्योंकि आईजीएसटी है तो डायरेक्टली 18% चार्ज कर देने का 2,160। ठीक है। नाउ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कितना 14,160। ठीक है मैम। अब अपन कंप्यूट करते हैं कि ए को कितना आईजीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात आईजीएसटी पेबल कितना होने वाला है 2160। ठीक है 2160 पे करना रहेगा। ओके मैम। क्या क्रेडिट मिलेगा क्या, क्योंकि देखो एक्स ने ए को सेल किया एंड ए ने आगे किसको सेल किया बी को, तो यहां पर ए को तो क्रेडिट मिलेगा ना जो उसने पहले टैक्स पेमेंट किया था एक्स को, राइट। तो ए के पास पेबल कितना है 2160 और ए के पास क्रेडिट किसका रहेगा जो उसने पहले पे किया था। पहले कितना पे किया था 900 सी और एस, बट पेबल में आईजीएसटी है और इनपुट जो है उसके पास इनपुट टैक्स जो है वो किसका है सी और एस का। तो देखो कैसे करोगे। आईजीएसटी पेबल 2160, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 900, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी 900, तो वो क्रेडिट लेकर नेट कितना पे करेगा 360। डन। अब मैंने आपको बताया था कि एक कंसेप्ट बचा हुआ है विच इज दिस मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूं। ठीक है। देखो सबसे पहले तो बहुत इजी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, तो ये पूरे हमारे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स है एंड जिसमें हम अभी करने वाले हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। यस, आप लोग चाहो तो ये मेरे साथ नोट कर सकते हो या फिर बाद में खुद से नोट करना चाहो तो फिर बाद में टेलीग्राम पे तो ही रहेंगे आपके नोट्स। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मतलब क्या बोल रहे हो मैम। देखो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी में कैसे अपने को क्या देखना है। देखो आउटपुट टैक्स पेबल अपने पास कैसे कैसे हो सकता है, सीजीएसटी का भी हो सकता है, एसजीएसटी का भी हो सकता है और आईजीएसटी का भी हो सकता है। ठीक है। आउटपुट टैक्स पेबल। अच्छा मैम। और फिर हमको जब ये पे करना है तो अपने को चेक करना है कि क्या हमारे पास कुछ क्रेडिट अवेलेबल है क्या, मतलब वेदर वी हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस विद अस और नॉट। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस है वो भी तो सी का भी हो सकता है, एस का भी हो सकता है और आईजीएसटी का भी हो सकता है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों का बैलेंस अपने पास हो सकता है। ठीक है मैम। अब हम कैसे यूज करें, किस सीक्वेंस में यूज करें, मतलब पहले सी को यूज करें, पहले एस को यूज करें या फिर पहले आई को यूज करें, कैसे यूज करना है। तो इसका प्रोविजन पे एकदम बढ़िया सा मैनर गिवन है। अब क्या मैनर गिवन है वो ध्यान से सुनना एंड पहले आईजीएसटी लिखना। ठीक है। तो मैनर ये है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, आईजीएसटी का जो बैलेंस है ना वो एग्जॉस्ट कर देना है। एग्जॉस्ट मतलब वो पूरा खत्म कर देना है। और ध्यान रखना आईजीएसटी का जो क्रेडिट अवेलेबल है वो पहले यूज होगा आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। आईजीएसटी का क्रेडिट का बैलेंस वो यूज होगा आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। तो देखो अभी मैं यहां पर अमाउंट लिखती हूँ तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो लिखो, मान लो ये 5,000 है सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी और 10,000 आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पेबल है और आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है इसका मान लो 15,000 का, ये है मान लो आपके पास 3,000 और ये है मान लो आपके पास 4,000। ये आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर अपन देखें तो क्या आईजीएसटी के पास 15,000 का जो बैलेंस है वो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज हो सकता है क्या, बताओ। यस मैम बिल्कुल हो सकता है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ऐसे माइनस कि आईजीएसटी का यहां पर बैलेंस अपन ने यूज किया। अब अगर आप देखोगे तो इस आईजीएसटी के 15,000 के बैलेंस में से 10,000 यूज हो चुका है, मतलब बचा है 5,000, करेक्ट।
अभी ये जो 5000 है ना, वो भी मुझे खत्म करना है, तभी मैं सी और एस का यूज कर पाऊंगी बैलेंस। ठीक है, तो ये जो 5000 का बैलेंस है ना स्टूडेंट्स, ये आपको यूज करना है टू पे द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन एनी मैनर। आपको क्या करना है, या तो आप 100% सीजीएसटी का बैलेंस जो है वो पे करने के लिए यूज कर दो, है ना, या तो आप 100% एसजीएसटी का आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आईटीसी का बैलेंस यूज कर सकते हो, या तो फिर 50-50% करो, 70-30% करो, कि 5000 का 50% मतलब 2500 हम ये पे करने के लिए यूज करते सीजीएसटी और 2500 एसजीएसटी, कैसे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है और इस तरीके से आपको मैनेज करना है, अरेंज करना है कि सबसे कम जो है वो कैश हमको पे करना पड़े एट द एंड, नेट जीएसटी पेबल सबसे कम आए, ये आप ध्यान रखना। देखो फर्स्ट टाइम है इस तरीके का आप मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, बट धीरे धीरे देखोगे तो यही मेन क्वेश्चन होने वाला है आपका 10 मार्क्स का, जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कंपलसरी क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए एंड धीरे धीरे एकदम फ्लो में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, बट अभी जो बता रही हूँ वो सुनते जाओ अच्छे से। ठीक है मैम, तो अपन क्या करते हैं, देखो 5000 का जो बैलेंस है, अब आगे ये भी चेक कर लेना कि सीजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट का 3000 है ना, एंड एसजीएसटी के पास ज्यादा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो 5000 है ना, वो उसमें से मान लो अपन ने यूज किया 3000 पे करने के लिए सीजीएसटी एंड 2000 पे करने के लिए एसजीएसटी। ठीक है मैम, समझ गए। अब यहां पर बैलेंस कितना बचा, 2000 सीजीएसटी का अभी भी पे करना बचा हुआ है एंड 3000 एसजीएसटी का अभी भी पे करना बचा हुआ है। अब अपन यहाँ क्या यूज करेंगे, देखो पहला हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, पहला टारगेट था कि आईजीएसटी का बैलेंस जो है वो पूरा एग्जॉस्ट करने का है, आईजीएसटी का बैलेंस एग्जॉस्ट करने का है, तो क्या आईजीएसटी का बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया, यस आईजीएसटी का बैलेंस यहां पर भी एग्जॉस्ट हो गया है, समझ आई बात। सेकंड ये आईजीएसटी का बैलेंस एग्जॉस्ट करने के बाद आप सीजीएसटी का बैलेंस यूज करना, बट यहां पर ध्यान देना कि जो सीजीएसटी का बैलेंस है ना आईटीसी का, वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी का टैक्स पे करने के लिए ही यूज हो सकता है, सीजीएसटी का बैलेंस एसजीएसटी का टैक्स पे करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, आईजीएसटी का बैलेंस आईजीएसटी का टैक्स पे करने के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सीजीएसटी का जो बैलेंस है वो एसजीएसटी में क्रॉस यूटिलाइज नहीं हो सकता, नो सेट ऑफ विथ सीजीएसटी एंड नो सेट ऑफ विथ एसजीएसटी। मतलब क्या बोलना चाह रहे, देखो आईजीएसटी पहले आपको आईजीएसटी के अगेंस्ट यूज करना है, मतलब आईजीएसटी का आईटीसी नीड्स टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, अगर कुछ बच गया तो सी और एस को पेमेंट करने के लिए आप किसी भी ऑर्डर में उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। फिर आता है सीजीएसटी का जो क्रेडिट है आपके पास, उसको आपको सबसे पहले किसके अगेंस्ट यूज करना रहेगा, सीजीएसटी का ही टैक्स पे करने के लिए, आउटपुट टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, एंड अगर मान लो फिर भी बच जाता है तो आप जो बैलेंस है वो आईजीएसटी का अगर टैक्स है आपके पास तो उसको पे करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी की हेल्प सीजीएसटी नहीं करेगा और सीजीएसटी भी जो है एसजीएसटी भी सीजीएसटी का हेल्प नहीं करेगा और वाइसा वर्सा, समझ गए होंगे आई थिंक आप। तो देखो क्रॉस यूटिलाइजेशन इज नॉट अलाउड बिटवीन सीजीएसटी का क्रेडिट एंड एसजीएसटी का क्रेडिट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ओके मैम। तो यहां पर क्या करना चाहिए, अब जो 3000 है सीजीएसटी का क्रेडिट, क्या उसको हम सीजीएसटी को ही पे करने के लिए यूज कर दे, बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, सीजीएसटी के पास अभी भी बैलेंस बचा हुआ है 1000 का, तो क्या ये 1000 में एसजीएसटी का टैक्स पे करने के लिए यूज कर दूं, नॉट अलाउड, ये बैलेंस पड़े रहने दो, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मैम, तो यहां पर सीजीएसटी का भी टैक्स पूरा पे हो चुका, 3000 बचा है एसजीएसटी का और आईजीएसटी का भी पे हो चुका। अब ये जो 4000 है वो हम यहां पर यूज कर सकते हैं
पे करने के लिए एसजीएसटी का लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1000 जो बचा है वो भी क्या हो जाएगा सर, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से प्लानिंग करनी है। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ कर देते, क्या गड़बड़ कर देते, मैम 5000 है, आधा आधा यूज कर लेते हैं, 2500, तो ऐसा अगर कुछ अलग प्रपोर्शन में आप यूज करते तो कहीं ना कहीं ये जीरो नहीं आता, तो आपको वैसा दिमाग लगाना है। ठीक है, ठीक है मैम। अब यहां पर आ गया आपका पूरा नेट जीएसटी जो पेबल आएगा वो आएगा 0, 0 एंड 0। सारा आपका आईटीसी से ही पे हो गया, आईटीसी से। ठीक है, सेट ऑफ हो गया। समझ आई क्या आपको बात? इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा वेट किया था आपको बताने का। ठीक है, ठीक है मैम। अब देख, यहां पर वही हो रहा है, आईजीएसटी पेबल है और आपके पास सीजीएसटी का भी क्रेडिट है और एसजीएसटी का भी क्रेडिट है। और आपको मैंने क्या बताया कि सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज हो सकता है, मतलब एसजीएसटी का भी क्रेडिट आईजीएसटी को पे करने के लिए यूज हो सकता है। तो क्या हमने वैसे ही किया? हाँ, हमने वैसे ही किया। तो नेट आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया सर? 360 rupees. Got it, got it. Now the IGST which is charged on B of state 2 for supply of goods or service will be remitted by A of state 1 to the appropriate account of central government. State 1 exporting state will transfer SGST credit of rupees 900 utilized in the payment of IGST to the central government. Oh my god मैम, ये सब क्या लिखा हुआ है? देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर X ने A को, A ने B को, है ना, सेल किया। अब जो आईजीएसटी बी के ऊपर चार्ज किया गया है ऑफ स्टेट 2 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी रेमिटेड बाय ए। ये जो 900, ये जो आपका आईजीएसटी था ना 2160 वो नेट पे किया गया आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना आया? 360। अब क्या हो रहा है सर, जो आईजीएसटी बी के ऊपर चार्ज किया गया है इट विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि 360 पे किसने किया, किसको? बी ने ए को पे किया, देन ए अल्टीमेटली इसको किसको दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा, अब जो स्टेट 1 है, स्टेट 1 में कौन था? ए, है ना। अब जो स्टेट 1 है, जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है, विल ट्रांसफर एसजीएसटी का क्रेडिट ऑफ रुपीज 900 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये बोलना चाह रहा है, देखो ये जो 900 था ना, ये जो 900 था एसजीएसटी का, ये किसने किसको पे किया था? एक्स जब ए को सेल किया तो ए ने ही तो पे किया ना, ए ने ही पे किया। और ए कहाँ का है? ए स्टेट 1 का है, मतलब स्टेट ए का, ये स्टेट 1 का है। तो ए जो स्टेट 1 का है वो उसकी गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया होगा ना 900, राइट। अब गवर्नमेंट के पास 900 आ चुका है एसजीएसटी, बट अगर आप बाद में देखोगे तो ये जो 900 है क्या ये यूटिलाइज हो गया है आईजीएसटी के पेमेंट के लिए? हाँ मैम, मतलब यूटिलाइज हो गया, मतलब यूज हो गया ना। तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास 900 का बैलेंस है, क्या उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? बिल्कुल ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो वो यूज कर लिया ना सामने वाले ने। तो वही लिखा है कि स्टेट 1 विल ट्रांसफर एसजीएसटी का क्रेडिट ऑफ रुपीज 900 विच इज यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। किसको ट्रांसफर कर देगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस तरीके से गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू भी सेट करती है। किसी ने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया तो देखो एसजीएसटी का ट्रांसफर करने की नीड है कि नहीं, तो उस तरीके से। समझ आई बात? ठीक है मैम। क्या एक और स्टेप आप करोगे, पढ़ोगे मेरे साथ? यस, बिल्कुल पढ़ लेंगे मैम, आप छोड़ोगे तो नहीं। तो देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय बी ऑफ स्टेट 2 टू सी ऑफ स्टेट 2। अरे ये तो वापस से सेम स्टेट आ गया। अभी ट्विस्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंटरेस्टिंग भी, ध्यान से देखना। वैल्यू एडिशन कितना है? 20% का। ठीक है, अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी तक कहां से चलती आ रही चीजें? एक एक्स ने ए को गुड्स से बेचे, ए ने बी को गुड्स बेचे एंड बी ने सी को गुड्स बेचे। तो एक्स ने ए को जो बेचा था ये आपका सीजीएसटी एसजीएसटी वाला था। फिर ए ने बी को जब गुड्स बेचा ये आपका आईजीएसटी वाला था। फिर बी ने जब सी को अभी बेचा वो भी क्या सेम स्टेट है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला है। और अब आपको पता है कि किस तरीके से मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन होता है।
ठीक है। तो देखो अभी क्या यहाँ पर बी ने क्या पे किया होगा, आईजीएसटी, ठीक है। तो क्या बी आईजीएसटी का क्रेडिट अवेल कर सकता है? हाँ मैम कर सकता है, ठीक है बिल्कुल। एंड यूटिलाइज सच क्रेडिट फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखो इसके पास इनपुट है आईजीएसटी का और उसको पे करना है सी और एस, तो सी और एस पे करने के लिए क्या वो आईजीएसटी यूज कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, ठीक है ठीक है। कितना वैल्यू चार्ज कर रहा है वो? 12,000 में 20% का वैल्यू एडिशन किया तो 14,400 एंड सीजीएसटी 9% 1296, एसजीएसटी 9% 1296. The total price charged by A from C for local supply of goods or services. तो कितना टोटल प्राइस चार्ज करेगा B? C से 16,992. ओके ओके मैम, ये तो चलो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये इतना क्या है सर? पेएबल है। इतना क्या है? पेएबल। अब गवर्नमेंट को बी कितना अमाउंट पे करेगा? तो देखो सीजीएसटी पेएबल 1296, उसके पास आईजीएसटी का कितना क्रेडिट है? उसने आईजीएसटी कितना पे किया था ये बताओ मुझे आप लोग। उसने आईजीएसटी का पेएबल था उसके पास 2160, ये रहा, ठीक है। तो देखो 2160 में से 1296 उसने यूज कर लिया सीजीएसटी को पे करने के लिए, ठीक है हाफ। तो सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया? नील मैम, ठीक है ठीक है। अब एसजीएसटी पेबल कितना आने वाला है? तो हाफ नहीं, 2160 माइनस 1296, दिस इज नॉट हाफ, ओके ओके। तो अगर आप देखोगे कि 2160 में से 1296 तो हमने यूज कर दिया ना सीजीएसटी पे करने के लिए, तो बचा कितना? 864 का क्रेडिट आईजीएसटी में जो हम यूज करेंगे एसजीएसटी को पे करने के लिए, ठीक है। तो एसजीएसटी पेबल कितना आएगा सर आपका? 432, जीरो नहीं आ पाया कोई बात नहीं, ठीक है। तो 432 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी पेबल। समझ आई बात? ठीक है। अब अगर आप देखोगे आप लोग कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो ट्रांसफर करेगा आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 864 जो कि एसजीएसटी को पे करने के लिए यूज हुआ है। आई बात समझ में? हाँ जी, क्योंकि पहले हमने आईजीएसटी 2160 का जो पे किया था ना वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले जाता होगा। अब इसमें से हमने 867 आई थिंक यूज कर लिया, क्या पे करने के लिए? एसजीएसटी पे करने के लिए, राइट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ठीक है मैम। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये था आपका इन डेप्थ। देखो इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है ना। आएंगे तो कौन से क्वेश्चंस आएंगे सर? वो 4 to 5 मार्क्स अगर थ्योरी क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, जो मैंने बताया था अल्कोहलिक लिकर वाला, टोबैको वाला, वो वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं बोलेगा कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, एक्सप्लेन द डेफिशिएंसीज, बहुत चांसेस कम है। वी कैन प्रेडिक्ट आईसीआई। लेकिन जो मैंने आपका बेस क्रिएट किया है, मैम क्या बेस? आपको अभी तक सोचो आपको सारी चीजें बेसिक्स पता है। क्या बेसिक्स पता है? कि सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है। अब मैंने आपको मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन भी बता दिया, जो आगे चल के मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी बड़े बड़े, लेकिन उसके लिए कुछ चैप्टर्स का होना इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने समझा कि कितने मॉडल्स होते हैं जीएसटी के, टैक्स क्या होता है ना, आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझे, राइट। हमने ये समझा कि कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है। हमने बहुत सारी चीजें समझ चुकी है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने इतना समय लगाया, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है? रिविजन, अच्छे से इन डेप्थ रिविजन करना है, ठीक है ठीक है मैम। अभी हम आपको क्या कराएंगे? हम आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। देखो ये भी अच्छा चीज है। देखो कितना रेवेन्यू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अर्न करेगी? तो सबसे पहला 900, उसके बाद 360, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्टेट, ट्रांसफर बाय स्टेट 1 टू सेंटर। जब आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हुआ था तो ट्रांसफर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट ने किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी अभी हमने देखा कि ये 432 पे हुआ है। किसको पे हुआ है सर? स्टेट नंबर 2 को, राइट। फिर सेंटर ने क्या किया सर? ट्रांसफर कर दिया 864, तो ट्रांसफर कर दिया एंड स्टेट 2 को।
तो नेट ये रहा, इतना रेवेन्यू हुआ है गवर्नमेंट को, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट। गॉट इट? इस तरीके से चीजें होती है, ठीक है, ठीक है मैम। अब आ जाओ स्टडी मटेरियल के टीवाईक्यूज में, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। अब ये बहुत इजी है, आपको सब आता है। लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में अक्रू टू द इकोनॉमी, तो आपको सब पता है। क्या पता है? इकोनॉमी, ध्यान से देखना, में अक्रू टू द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या क्या बेनिफिट्स हुए? यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिला है ना, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, ये सबको बूस्ट मिला है। तो ये सब आपको लिख कर आना है, right? Okay ma'am. With a boosted export and manufacturing activity, more employment would be generated and GDP would be increased. तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आप एक बार क्या करोगे, रीड करोगे। मैंने सारी चीजें आप चैप्टर में ही करवा चुकी है, ठीक है। अच्छा, explain with the help of example how a particular transaction of goods or services is taxed simultaneously under central CGST and state GST मतलब SGST। कैसे एक साथ सी और एस दोनों लग सकता है, आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे? देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी लेविड साइमल्टेनियसली ऑन एवरी इंट्रा स्टेट सप्लाई। सबसे पहले बताना है इंट्रा स्टेट सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट exempted goods services as well as goods and services which are outside the purview of GST। उन गुड्स पे तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा जीएसटी, जो एग्जेम्प्ट है, जो आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी है, ठीक है। फर्दर, बोथ आर लेविड ऑन सेम प्राइस और ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो अपन ने पढ़ा ना कि जैसे 10,000 है, 10,000 में 9% सीजीएसटी का भी 10,000 पे ही लगा था और 9% ये भी 10,000 पे लगा था, मतलब 900 कैसे निकला? सेम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे तो निकला है ना। यस मैम। अब द सेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। पहला एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगी, दूसरा एग्जांपल आप लोग खुद पढ़ोगे क्योंकि एग्जैक्ट सेम है, अमाउंट चेंज कर दिया है, ठीक है। देखो, Suppose that the rate of CGST is 10% and SGST भी 10% है, simplification के लिए। When a wholesale dealer of steel in Uttar Pradesh supplies steel bars and rods to a construction company which is also located in within the same state, मतलब उत्तर प्रदेश में ही वो रहता है, दूसरा recipient भी, for say ₹100, ठीक है, 100 रुपीस में उसने सेल किया। The dealer would charge CGST 10 rupees and SGST ₹10 in addition to the basic price of the goods। अभी यहां पर सीजीएसटी जो 10 रुपए है वो किधर जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में, एंड जो एसजीएसटी पोर्शन है वो किधर जाएगा? कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज यूपी। गॉट इट? यस मैम, गॉट इट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट he might not actually pay ₹20 in cash as he would be entitled to set off his liability। अब आपको पता है कि हमें ऐसा जरूरी नहीं कि कैश से ही पे करें, हम जो है वो आईटीसी भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपने कुछ एलिजिबल परचेस किए हैं तो उसका क्रेडिट भी हम यूज कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं, समझ आई बात। लेकिन फॉर पेइंग सीजीएसटी ही वुड बी अलाउड टू यूज ओनली द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, नॉट एसजीएसटी। और एसजीएसटी का अगर आपको यूज करना है तो आप सिर्फ एसजीएसटी का क्रेडिट अलोन यूज कर सकते हो, समझ आई बात। उन लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे सर, एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से पढ़ोगे एंड अगर डाउट होगा तो मुझे पूछोगे। डन। आपको भी तो एनालिटिकल स्किल्स बढ़ानी है ना, रीडिंग स्किल्स बढ़ानी है, बिल्कुल बढ़ानी है। तो सेम जो एग्जांपल था, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर यही लिखा हुआ है इंट्रास्टेट सप्लाई पे क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। फिर पे करने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश से पे करे, है ना, आप क्रेडिट यूज कर सकते हो। बट ध्यान रहे सीजीएसटी का जो आउटपुट टैक्स है वो सिर्फ सीजीएसटी के क्रेडिट से पे हो सकता है, एसजीएसटी के नहीं। सेम गोस विद एसजीएसटी, दैट्स इट। जो हमको पता है कंसेप्ट है वही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओ माय गॉड मैम, ये तो बहुत इजी है। कौन सा? Why was the need to amend the Constitution of India before introducing the GST? क्यों जरूरत थी अमेंड करने की? बताया है मैंने आपको, लिस्ट में था ही नहीं नाम, क्या करते, झगड़ा हो जाता। सो फिस्कल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स वाज क्लियरली डिमार्केटेड मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन में। नो ओवरलैप बिटवीन द रिस्पेक्टिव डोमेन एंड सेंटर हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ड्रग्स वगैरह, व्हाइल द स्टेट हैड द पावर टू लेवी टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सेल्स, सेंटर के पास पावर रहा टू लेवी द सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट टैक्स वाज कलेक्टेड एंड रिटेन्ड एंटायरली बाय द स्टेट, एंड एज फॉर द सर्विसेज इट इज द सेंटर अलोन दैट वाज एम्पावर्ड टू लेवी व्हाट, सर्विस टैक्स। ये तो चलो पहले होता था, जीएसटी आने के पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब, है ना। लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन से इट इज नेसेसिटेटेड
द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू साइमल्टेनियसली एम्पावर, साथ साथ में सेंटर को भी और स्टेट को दोनों को पावर मिले कि वो टैक्स लेवी भी कर पाए एंड टैक्स कलेक्ट भी कर पाए। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अमेंड किया गया बाय द का मतलब CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10, फर्स्ट अमेंडमेंट था ये। समझ आई बात? ठीक है मैम। तो आपको पता है ना आर्टिकल 246A अमेंडेड आर्टिकल था जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। यस यस। सो 246 article of the constitution introduced thereby empowered the center and the state to simultaneously levy and collect GST। इतनी बार आपने मेरे मुंह से सुना है ना, levy and collect GST simultaneously, आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, चाह कर भी नहीं भूलोगे। बट भूल कब जाओगे? जब बहुत दिन तक आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो रिवाइज करना है, ठीक है? ठीक है मैम। अब GST is a destination based tax on consumption of goods or services or both. Discuss the validity of the statement। क्या GST destination based tax है? मैम हमको पता है, आपने सिखाया हुआ है। GST destination based tax है, origin based tax नहीं है। आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो गिवन स्टेटमेंट वैलिड है, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पर गुड्स कंज्यूम होते हैं या फिर जहां पर सर्विस कंज्यूम होती है वहां पर GST लगता है, ठीक है? सो GST is known as destination based tax since the tax would accrue to the taxing authority which has the jurisdiction over the place of consumption which is also termed as the place of supply। इसने एग्जांपल बता दिया कि मान लो A दिल्ली का है, गुड्स प्रोड्यूस करता है और जो है उसको सेल करता है B जो कि हरियाणा का है। In this case, tax would accrue to the state of Haryana and not the state of Delhi। On the other hand, pre-GST में होता था क्या? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन मतलब जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? सो टैक्स ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन भी आप थोड़ा सा 2 लाइन बता देना कि द टैक्स यूज्ड टू अक्रू द स्टेट फ्रॉम वेयर द ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड एंड इन द गिवन केस यहां पर क्या हो जाएगा? दिल्ली, जहां पर गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं। एंड GST कहां होगा सर? हरियाणा, जहां पर गुड्स कंज्यूम हुए हैं। गॉट इट? पक्का? यस मैम। क्या ब्रेक चाहिए? 2 मिनट का आप लोग ब्रेक ले सकते हो। देखो आप कभी भी ब्रेक ले सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू बी डिसिप्लिन, ठीक है? तो इसलिए मैं जब बोलूंगी तभी ब्रेक लेना, अपनी इच्छा से कभी भी ब्रेक लेके मत चले जाना पॉज करके वीडियो को, ठीक है? ठीक है मैम, 2 मिनट का आप लोग ब्रेक ले सकते हो। आई एम हियर ओनली। चले चलो क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इंपॉर्टेंट वन जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती हुई आपको याद करना रहेगा। एल्कोहलिक, देखो डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ GST और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। तो ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन थे जिसकी आपको लेविएबिलिटी बतानी थी GST की, ठीक है? सो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये आउटसाइड द रिल्म ऑफ GST है, ठीक है? बट अभी उनमें क्या लगता है? करंट टैक्सेशन क्या है उसमें? जिसमें लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और CST और वैट रेस्पेक्टिवली विथ व्हाट? इंटर और इंट्रास्टेट सप्लाई। फिर आता है पेट्रोलियम क्रूड, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्या वो उसमें GST लगता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं लगता, नॉट प्रेजेंटली लेविएबल टू GST। बट कब से लगेगा सर? जब से GST काउंसिल रेकमेंड करेगी। अब आगे जब भी आप पढ़ोगे ना कि ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, तो आपको एटलीस्ट पता तो होगा कि काउंसिल क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे उसमें रिकमेंडेशंस कौन कौन से मैटर्स पर दी जाती है। ओके, टिल सच डेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू। अभी क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है एंड CST और वैट लगता है, ठीक है? टोबैको में GST लगता है लेकिन GST के साथ पुराना एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, तो GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एंड जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो भी GST के परव्यू के विद ही है, जिसमें क्या लगता है सर? GST भी लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है? ठीक है। फिर अंडर GST क्वेश्चन नंबर 6, अंडर GST ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड। यस, ऐसा ही होता है। एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। यस, ऐसा ही होता है। तो एग्जामिन करो वैलिडिटी, क्या वैलिड है क्या? हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है। GST is a destination based tax on consumption of goods and services. Yes, and it is levied at all stages, right from manufacturer up to the final consumption। लेकिन आपको क्या मिल जाता है सर? क्रेडिट ऑफ टैक्सेस मिल जाता है which is paid at previous stages available as a set off। हर चीज क्लियर है, हर वर्ड क्लियर है। Yes. Now resultantly only value addition is taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. Okay, done.
Which are the commodities which have been kept outside the purview of GST आपको बताना है, and examine the status of taxation of such commodities after introduction of GST. तो यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है, देखो आर्टिकल नंबर याद करने की जरूरत नहीं, डरना मत, ठीक है, बिल्कुल जरूरत नहीं आर्टिकल नंबर याद करने की। तो यहाँ पर आपको बस ये बताना है कि एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन जीएसटी किस पे लगता है सर, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसीलिए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो जीएसटी के बाहर है बाय वे ऑफ डेफिनेशन ऑफ जीएसटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो अभी के लिए टेम्पररीली बाहर किए गए हैं, जब से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब से उसमें जीएसटी लगेगा। सो द erstwhile टैक्सेशन सिस्टम सीएसटी, वैट और सेंट्रल एक्साइज अभी भी इन कमोडिटीज पे लगते हैं, पहले का भी बता दिया अभी का भी बता दिया, ठीक है, ठीक है। फिर अ ड्यूअल जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, आपको ये इलेबोरेट करना है। ड्यूअल जीएसटी मतलब ये भी आपको पता है क्योंकि फेडरल कंट्री है इंडिया, है ना, और सी और एस दोनों लगता है, राइट। So dual GST has been implemented in India with the center and state simultaneously levying it on a common tax base. So the GST levied by the center on intra-state supply of goods and services is called the CGST, and जो state levy करता है उसको अपन SGST बोलते हैं, ठीक है। Similarly जो IGST है ना सर, it is levied and administered by center on every interstate supply of goods and services। क्योंकि इंडिया क्या है सर, एक फेडरल कंट्री है जहां पर दोनों सेंटर और स्टेट जो है वो क्या करेंगे, उनके पास पावर है टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्टिंक्ट रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ पावर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, constitution for which they need to raise resources, and a dual GST therefore keeps the constitutional requirement of fiscal federalism. Both have the power, both have the authority to levy and collect taxes respectively. See GST and SGST, and IGST सेंटर collect करेगा then apportion करेगा, ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा, आर्टिकल 269A, what is article 269A? Pertaining to levy and collection of GST on interstate supply। ये तो आपको मैंने बताया ना, इंटरस्टेट सप्लाई के रिगार्डिंग अगर लॉ बनाना है, लेवी और कलेक्ट करना है आईजीएसटी, इसका एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट के पास, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, जो भी मैनर प्रोवाइड करेगा कौन सा, प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। सो हियर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट, ये भी मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ये सब इंटरस्टेट सप्लाई ही माना जाता है ना। डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, एंड द अमाउंट्स ऑफ पोर्शन टू द स्टेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, करेक्ट है। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज आईजीएसटी हैज बीन यूज्ड फॉर payment of SGST or vice versa, such amount shall not form part of the consolidated fund of India state respectively. So this is to facilitate the transfer of funds between center and the states, and parliament is empowered to formulate the principles for determining the place of supply and when a supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce. पार्लियामेंट बताएगा, पार्लियामेंट प्रोविजन बनाएगा कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, कौन से केस में, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के केस में, ठीक है, ठीक है मैम। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट एंड अब हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल 246A क्या है सर, विच ग्रांट्स द पावर टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यस, ये तो आपको पता है, तो प्लीज आई वांट यू टू रीड दिस, पॉज एंड रीड। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नया बात नहीं है जो मैं आपको वापस से बताऊंगी, ठीक है, ठीक है मैम। फिर ये मैंने अभी आपको बताया, स्टडी मेट का क्वेश्चन ही एमटीपी में आया था, ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है, कुछ तो होमवर्क देना बनता है, राइट। सो कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एंड ये पूरा फर्स्ट चैप्टर यूट्यूब में रहेगा, तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं अभी तक, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। एंड जो बैच मेरी परचेस कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली बात है दे हैव दैट ट्रस्ट, एंड लेकिन अभी उनको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट फील हुआ होगा कि यस फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, हमको बहुत सारी चीजें पता लगने लगी है जीएसटी की, करेक्ट है। तो होमवर्क करके आना, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज सप्लाई।
ठीक है, ठीक है मैम। यहां से हमारा एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर्स भी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पूरा बेस फाउंडेशन क्रिएट किया है, अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, बाकी के चैप्टर्स भी करते जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑल दी क्वेश्चंस आल्सो। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि कल अगर आप आए लेक्चर देखने, पिछला पूरा होमवर्क करके आए एंड देन आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।